आज का हमारा क्लास मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौलिक अधिकार की विशेषताओं को देखा था और जिसके अंतर्गत यह पाया था कि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ आम जनता को दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि राज्य क्या है? क्या राज्य वही है जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग समझते हैं? तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है वह आम बोलचाल की भाषा से काफी व्यापक अर्थ रखता है। तो सामान्य तौर पर जो हम लोग राज्य का अर्थ समझते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक आधुनिक युग में सर्वोच्च राजनीतिक इकाई जो है वही राज्य है और उसके लिए 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। पहला तत्व जो बताया गया है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और सार्वभौमिकता होना चाहिए। लेकिन ये जो राज्य की परिभाषा पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत दिया गया उसका भी अर्थ यहाँ पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द का अर्थ बताया गया है वो कहा गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल कौन कौन सी संस्था होगी। तो कहा गया कि भारत सरकार और संसद नंबर 1 में, नंबर 2 में राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल मतलब असेंबली, तीसरे नंबर में कहा गया कि स्थानीय प्राधिकारी और चौथे नंबर में अन्य प्राधिकारी। तो पहला और दूसरा नंबर जो है भारत सरकार, संसद और राज्य सरकार और असेंबली, इसको तो हम लोग समान तौर पर समझ लेते हैं। लेकिन तीसरा नंबर जो है वो स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी किसको कहा जाता है? तो स्थानीय प्राधिकारी कहा जाता है वैसी संस्था को जिसे विधि या उपविधि बनाने की शक्ति होती है या कोई आदेश या अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ इसको इन्फोर्स मतलब लागू कराने की भी क्षमता जिसे संस्था को होती है उसी को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन अगर इसके अंतर्गत देख लिया जाए तो अन्य प्राधिकारी में हमारा क्या आता है? तो ग्राम पंचायत आ जाता है, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब स्थानीय प्राधिकारी। तो ये सब भी राज्य है संविधान के अनुच्छेद 12 के मुताबिक। फिर जो अन्य प्राधिकारी शब्द है चौथे नंबर पर, यह काफी कठिन होता है समझने में, क्योंकि संविधान में कोई स्पष्ट परिभाषा और इसका उदाहरण नहीं दिया गया। अभी जो माना जाता है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कि कौन कौन सा राज्य माना जाएगा, कौन कौन सी संस्था, तो वो LIC है, वो NJC है, भारतीय रेलवे है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, या फिर जो है सो FCI है, या फिर जो है BSNL है, सेल है, गेल है, यूनिवर्सिटी, ये सब राज्य मान लिया गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ इस संबंध में एक दिन का फैसला नहीं है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से अन्य प्राधिकारी को घोषित नहीं किया गया था। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हर एक बार कुछ न कुछ व्यापक अर्थ रूप दिया राज्य की परिभाषा को। तो हम लोग अन्य प्राधिकारी को समझने के लिए ये सारा जो 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक का केस है इसको समझेंगे, तब कहीं जाकर के ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य असल में है क्या। तो ये जो केस है, पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 7वां नंबर और 12वां नंबर, ये 4-5 केस जो है राज्य के संदर्भ में काफी महत्व रखता है। वैसे इस केस पर आने से पहले हम लोग यह देखें कि राज्य शब्द की जो परिभाषा है वह संविधान के किस किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152 में, 3 अनुच्छेदों में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 12 में जो संविधान की परिभाषा या अनुच्छेद 12 के अंतर्गत संविधान में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि यह मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। मतलब क्या है कि जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को उद्घाटित किया गया है
वो किसके लिए? मौलिक अधिकार के संदर्भ में, मतलब मौलिक अधिकार से जो जुड़ा हुआ मुद्दा होगा वहां पर अगर राज्य को समझना होगा तो किसको राज्य समझेंगे? तो अनुच्छेद 12 में जिस संस्था को राज्य बता दिया गया वो यहाँ पर राज्य मान लिया जाएगा। तो अनुच्छेद मतलब क्या, मौलिक अधिकार से बाहर का यदि कोई मामला होगा उस मामले में की सुनवाई अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की जो सुनवाई होगी या अर्थ माना जाएगा राज्य का के संदर्भ में, वो किसके लिए? मौलिक अधिकार के लिए। अनुच्छेद 36 जहां से कि नीति निर्देशक तत्व शुरू होता है वहां पर भी राज्य की परिभाषा दी गई है और वहां पर कहा गया है कि यहाँ पर राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया। मतलब क्या है कि अनुच्छेद 12 और 36 में राज्य का समान अर्थ है, लेकिन अनुच्छेद 152 में जो राज्य शब्द बताया गया है कि क्या उनकी कौन सी संस्था राज्य होगी, तो जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग समझते हैं कि राज्य मतलब क्या, देश की एक इकाई, वही अर्थ 152 अनुच्छेद में है। ये तो परिभाषा के अंतर्गत देख रहे हैं। तो दरअसल ऐसा क्यों हुआ कि जो है अनुच्छेद 152 के अंतर्गत जो देश की एक इकाई को राज्य में कहा गया है उसको अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं माना गया, ऐसा क्या वजह था? तो यहाँ पर संक्षेप में हम लोग समझे कि हमारे जो संविधान निर्माता गण थे वो काफी दूरदृष्टि वाले और अनुभवी थे। वो जानते थे कि देश की जो राजनीतिक चेतना का स्तर है आम लोगों का वो काफी नीचे दर्जे का है, और ऐसी अवस्था में जो है कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आएगी तो वह जनता की अनभिज्ञता या अज्ञानता का या जागरूकता के अभाव का फायदा उठा करके स्वयं तो हो सकता है कि वो ऐसा नहीं करे, लेकिन किसी न किसी संस्था या एजेंसी के माध्यम से आम जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना शुरू कर दे। और यही वजह है कि यहाँ पर जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा संविधान निर्माताओं ने बताया वह काफी व्यापक बताया है। इसलिए व्यापक बताया है कि आम जनता के मौलिक अधिकारों के रक्षा की गारंटी हो सके। अब हम लोग यहाँ पर आए कि जो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है वो क्या है। तो सबसे पहला केस हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेज शांताबाई 1953। तो ये मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत। मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि उनकी जो है वही संस्था अन्य प्राधिकारी मतलब राज्य माना जाएगा जो शासकीय या प्रभुता की शक्ति का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी को जो है राज्य नहीं माना गया, राज्य नहीं माना गया। लेकिन जब दूसरा केस हुआ उजमाबाई वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1962, इसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि यह जो है स्थानीय प्राधिकारी का कोई श्रेणी नहीं है और न ही होना चाहिए। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि भाई कोई श्रेणी नहीं है और न होना चाहिए। उसके बाद जो है तीसरा केस आया राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाम मदन लाल 1967। यह केस जो था काफी महत्वपूर्ण पहली बार साबित होता है। कैसे साबित होता है कि इस केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई संस्था शासकीय या प्रभुता संपन्न शक्ति का प्रयोग करे। तो मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के मामले में मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको राजस्थान विद्युत बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और जब पलट दिया तो इसी आधार पर पटना हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि भाई यूनिवर्सिटी भी अब राज्य होगा। तो पटना हाई कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया कि यूनिवर्सिटी भी एक राज्य है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक राज्य है, यह भी क्लियर हो गया। उसके बाद चौथा जो केस होता है यह अन्य प्राधिकारी मतलब राज्य के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है।
सुखदेव वर्सेज भगत राम 1975 का मामला। इस केस में जो है फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई संस्था या निकाय सार्वजनिक महत्व के कार्य में लगा हुआ है और वह सरकार के कार्यों से डीपली जुड़ा हुआ है, तब वह सरकार की एजेंसी मान ली जाएगी। और जैसे ही वो सरकार की एजेंसी मान ली जाएगी कि वह जो है, तब वह एक राज्य हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि कोई भी एजेंसी जो सरकारी कामों को करती है और सरकारी कार्यों से गंभीर रूप से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, तो वह एक एजेंसी हो जाएगी, वह संस्था। और जैसे ही वह एजेंसी होगी कि वह जो है एजेंसी एक राज्य मान लिया जाएगा। ये चौथे केस में सुखदेव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। और इसी केस में अपना अलग से फैसला लिखते हुए जस्टिस मैथ्यू ने और व्यापक रूप देने का प्रयास किया अंध प्राधिकारी शब्द को या राज शब्द को। उन्होंने फैसला देते हुए कहा कि अंध प्राधिकारी शब्द को अब और विस्तार रूप देने की आवश्यकता है। आज की डेट में राज्य मानव जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर गया है और जो है आज वह कई ऐसी संस्थाओं या एजेंसी के माध्यम से काम कर रही है जिस संस्था या एजेंसी का निर्माण न तो संविधान के द्वारा हुआ है और न ही किसी अधिनियम मतलब कानून के द्वारा हुआ। तो काफी व्यापक रूप देने का प्रयास जो है किया जस्टिस मैथ्यू ने। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है आधार तय किया और वह भी आधार देते हुए कहा कि भाई ये अंतिम आधार या फाइनल आधार नहीं मान लेना चाहिए कि हम किसको अन्य प्राधिकारी मतलब राज्य मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ जो है उन्होंने बिंदु गिनाने का प्रयास किया कि इस आधार पर हम किसी भी संस्था को राज्य मान सकते हैं, अन्य प्राधिकारी मान सकते हैं। तो इसमें क्या उन्होंने बिंदु गिनाया था, पहला जो उन्होंने बिंदु गिनाया था कि भाई कोई जो संस्था है तो हमको देखना होगा कि उसका वित्तीय स्रोत क्या है, उसका वित्तीय स्रोत क्या है हम यह देखेंगे। और जो है वित्तीय स्रोत के अलावा उन्होंने कहा कि जो है उसका उस संस्था पर सरकार का नियंत्रण है कि नहीं है, सरकार का क्या नियंत्रण है यह हम देखेंगे उस संस्था या निगम पर या निकाय पर। तो आगे उन्होंने कहा कि भाई जो है जो निकाय काम कर रही है वह उस काम मतलब उस कार्य की प्रकृति क्या है, क्या वह सार्वजनिक महत्व का कार्य है, सार्वजनिक महत्व का कार्य वह एजेंसी कर रही है कि नहीं कर रही है, यह हम देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो है जो एजेंसी है निगम है उसकी मोनोपोली की क्या अवस्था है, मोनोपोली की क्या अवस्था है और जो है वह मोनोपोली क्या उसको राज्य के द्वारा मिला हुआ है। तो इस तरह के कई बिंदुओं को उन्होंने आधार बनाने का प्रयास किया कि इस आधार पर अन्य प्राधिकारी को हम राज्य मान सकते हैं, लेकिन साथ ही कहा कि भाई ये अंतिम बिंदु है सो आधार नहीं हो सकता है और भी बहुत सारे आधार हो सकते हैं। तो ये जो है सुखदेव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफी जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अन्य प्राधिकारी हम किसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। उसके बाद पांचवा केस आया सुप्रीम कोर्ट में आर.डी. सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। तो ये जो केस हुआ कि कहा कि जो है जो भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुआ कि जो भी विधिक व्यक्ति है, मतलब क्या विधिक व्यक्ति मतलब कि एक कानूनी निगम, एक सरकारी कंपनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी, वह जो है आपको सरकार की एक एजेंसी हो जाती है। तो सरकार की जो विधिक व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति मतलब क्या कि एक सरकारी कंपनी या कानूनी निगम या रजिस्टर्ड जो सोसाइटी होती है वो सब जो है राज्य माना जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी भी क्या है, एक राज्य है, ये मान लिया गया।
छठा जो है सोम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इसमें इतना जान लें कि खाली दिन जाए सो ये भारत पेट्रोलियम जो है कहा कि ये भाई ये भी एक राज्य होगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर सातवां जो है यह काफी महत्व रखता है, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब 1981 का केस। इसमें फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई यह देखना कोई जरूरी बात नहीं है कि किसी निकाय या निगम या संस्था का सृजन कैसे हुआ है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि उसकी स्थापना या सृजन के पीछे उद्देश्य क्या है, यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है और वो क्या जो एजेंसी है वह क्या सरकार की एक एजेंसी के रूप में है। तो अगर ऐसा है तो मान लिया जाएगा कि वह संस्था या निकाय क्या है, एक राज्य है। तो इसके यह जो फैसला हुआ सातवां अजय हसिया वर्सेज खालिद मुजीब, यह काफी महत्वपूर्ण जैसो मान लिया गया कि भाई किसी भी निकाय का स्थापना कैसे हुआ, सृजन कैसे हुआ, यह कोई जरूरी कसौटी नहीं होगा राज मानने के लिए, बल्कि यह समझना जरूरी होगा, यह कसौटी होगा कि भाई उसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है और वह सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर है तो वह राज्य है। तो ये जो है अजय हसिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आठवां आता है केस यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मामला। आठवां केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो है सो बैंक अधिनियम 1964 के अंतर्गत जिस भी बैंकों की स्थापना हुई है वह राज्य मान लिया जाएगा। तो यह कोई डिस्प्यूट फैसला नहीं था। उसके बाद MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 का मामला आया। यह प्राइवेट निगम के मामले में था कि क्या किसी प्राइवेट निगम को राज्य माना जाए या नहीं माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ स्पष्ट फैसला नहीं दिया, केवल मत व्यक्त किया कि प्राइवेट निगम को भी एक अन्य प्राधिकारी के रूप में मान लेना चाहिए, मतलब राज्य मान लेना चाहिए, लेकिन कोई फैसला नहीं दिया। और उसके बाद 10वां आया चंद्रमोहन खन्ना वर्सेज NCERT का मामला। यह भी कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं था। इसमें जो है वित्तीय स्रोत के आधार पर NCERT को राज्य मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन 12वां जो केस आया वह काफी महत्वपूर्ण था। इस केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी निकाय का स्थानीय प्राधिकारी की श्रेणी में आना इस बात पर निर्भर करेगा कि उस संस्था की शक्तियों का स्रोत क्या है और प्रशासन का वास्तविक स्रोत क्या है। तो शक्ति के संचालन का स्रोत और उसकी प्रशासन का वास्तविक स्रोत क्या है किसी संस्था का, यह इस आधार पर किसी भी निकाय को अन्य प्राधिकारी मतलब राज्य माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने जो है मैसूर पेपर मिल्स के मामले में। अब आता है 13वां, यह काफी महत्वपूर्ण हुआ। 13वां जो फैसला आया सत्यमिला शर्मा के मामले में, श्रीमती सत्यमिला शर्मा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि जो भी प्राइवेट अल्पसंख्यक निजी विद्यालय है उसको राज्य नहीं माना जा सकता। तो ये सारा फैसला आया। तो कुल मिलाकर के जो है राज्य शब्द के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे उसका अर्थ काफी व्यापक कर दिया। और यही वजह है कि अब LIC से लेकर के BSNL तक, FCI तक, यूनिवर्सिटी, इन सारी संस्थाओं को अन्य प्राधिकारी मान लिया गया, मतलब राज्य मान लिया गया। तो इस तरह से राज्य जो का इतना व्यापक अर्थ हो जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो जो है आपको पूछेगा कि अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई, तो राज्य की परिभाषा दी गई है। फिर ये पूछ सकता है
कि अनुच्छेद 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है किसके संदर्भ में दी गई है, तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में दी गई है। फिर ये पूछ सकता है कि राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के किस किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152 में। और फिर यह भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 36 में जो परिभाषा है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अनुसार फैसला है, तो अनुच्छेद 12 और 36 का सेम फैसला है। तो इस आधार पर विभिन्न तरह का क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या खुद सुप्रीम कोर्ट राज्य है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट राज्य है कि नहीं है, एक सवाल ये उठता है। इस सवाल के पर भी 3 केस गया सुप्रीम कोर्ट में। पहला केस गया नरेश बनाम महाराष्ट्र के मुद्दे पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद को एक राज्य मानने से इनकार कर दिया। दूसरा केस गया AR अंतुले वर्सेज RS नायक के मामले में 1984 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाया। फिर तीसरा केस गया रूपा अशोक हुडा बनाम अशोक हुडा केस 2002 का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लियर करने का प्रयास किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक राज्य है कि नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब जुडिशियल वर्क मतलब न्यायिक कार्य करेगी उस समय वह राज्य नहीं माना जा सकता, लेकिन जब प्रशासनिक कार्य करेगी मतलब क्या कि जब अपने यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की वह नियुक्ति करेगी उस समय सुप्रीम कोर्ट एक राज्य मत के रूप में होगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट राज्य है कि नहीं है ये भी फैसला आ गया। तो कुल मिलाकर के जो है अनुच्छेद 12 के संबंध में जो स्पष्टीकरण था या जो व्याख्या था या जो समझने के लिए हम लोग को जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था वो सारा यही सब है। और अगर आप लोग को ये क्लास बेहतर लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नेक्स्ट क्लास जो अगला क्लास का वीडियो हो वो आप लोग के पास स्वतः पहुंच जाए।